कि मुझे मेरी जो पीएचडी है, डॉक्टरेट है, वो आउट ऑफ इंडिया से करनी है। बहुत बचपन पे ही सोचते थे। बचपन मीन्स व्हेन आई एम इन यूजी। क्या बीएससी के बाद में भी बाहर जा सकते हैं, मतलब अपने मास्टर्स करने के लिए? तो आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आप उनके बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम खुद से प्रोफेसर को विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट जॉब है इंडिया के अंदर जिनकी सैलरी 2 लाख पर मंथ तो कभी पहुंच ही नहीं पाती है। 7 बैंड है, रीडिंग में 8 बैंड है, राइटिंग में 6.5, स्पीकिंग में 6 बैंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन्होंने अपने जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ग्राफ की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। अगर मैं आपको बता दूं सैलरी कितनी थी सर की, तो आप बोलोगे कि सर तो इंडिया में इतनी सैलरी रह चुके हैं तो अमेरिका में तो जाकर लेंगे। तो इमेज सिलेक्शन करना देखो आप, चाहे इसको वे ऑफ प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। तो ये सब सर आपने पीपीटी से बनाया क्या? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो खास होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सपना देखते हैं कि हम भी अब्रॉड में जाकर हमारी मास्टर्स करें, हमारी पीएचडी करें। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो खास होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और मेरे खास मित्र सौगतो रॉय मंडल, जिनका हाल ही में अभी चयन हुआ है टेक्सास यूनिवर्सिटी में एज ए पीएचडी स्कॉलर। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे और ये भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे वहाँ पे अप्रोच किया प्रोफेसर्स को। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था कंप्लीट हम प्रेजेंटेशन भी देखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से आप अपना सीवी बनाए ताकि जो आप अप्रोच करें तो आपके चांसेस मैक्सिमम हो कि वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। हम ये भी देखेंगे कौन कौन से टेस्ट उन्होंने पास किए, किस प्रकार से, पूरी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हम समझेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सौगतो, प्लीज वेलकम ऑन आईआरआई वाला। हेलो रोहितेश। हेलो। Hi. थोड़ा अपने बारे में बताइए सौगतो दर्शकों को। हाय, मेरा नाम है शोगतो रॉय एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड मैंने उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय से मेरा बैचलर्स किए है और उसके बाद मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन आईआरआई से की है और 2023 पे मेरा यहाँ पे पीजी कंप्लीट हुआ है। और तो पीजी कंप्लीट होने के बाद में आपने क्या किया, मतलब अभी आपका वहाँ पे एज ए पीएचडी सिलेक्शन हुआ, उस टाइम ड्यूरेशन में आपने एज ए सीनियर एग्रोनॉमिस्ट भी आपने ज्वाइन किया था। Yes. वो कहाँ पे किया था आपने? मैंने CGIR का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CIP, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। मैंने वहाँ पे एज ए एग्रोनॉमिस्ट काम किया 1.5 साल और उसी टाइम पे मैंने मेरा जो प्रिपरेशन है पीएचडी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो स्टार्ट की थी। ओके, तो पहले तो मैं वही जान लेता हूँ, मतलब हम बाहर पीएचडी कैसे करें वो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे सीजीआईआर में जो आप, जैसे इंस्टीट्यूट है हमारे बहुत सारे, तो सीजीआईएआर में आपका कैसे चयन हुआ था उस टाइम पे एज ए सीनियर एग्रोनॉमिस्ट जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएससी? मेरे मास्टर्स का जो रिसर्च था वो था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर और जो क्रॉप था वो था मेज़। बट जो जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो है CIP, तो इट्स अ बिट मीन्स थोड़ा बहुत सुन के लगेगा कि ये मेज़ से पोटैटो पे कैसे गए। असल में जो रिसर्च का जो प्रिंसिपल होता है वो मोस्टली सेम ही रहता है। जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर मेरा मेज़ के ऊपर काम था और जो प्रोजेक्ट पे अभी मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है PZTM, जीरो टिलेज पोटैटो प्रोडक्शन थ्रू राइस स्ट्रॉ मल्च। ये एक GIZ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मनी बेस्ड है, उनका फंडिंग से चलता है। ठीक है, तो वही जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है CIP का, CGIR का, जैसे CIP है, ED है और CIMIT है, इन सभी का वेबसाइट मैं चेक कर रहा था और ऐसे चेक करते करते मैंने देखा था कि पटना में एक पोस्ट खाली है, सीनियर रिसर्च एसोसिएट ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। तो मैंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैंने डाल दिए थे। अच्छा। और मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग पे वही था कि मैं कुछ होगा तो आईआरआई से पीएचडी करेंगे। और उस टाइम पे अनएक्सपेक्टेडली मेरा सिलेक्शन हो जाता है। 3 या 4 बार इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पे और उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद मैंने आईआरआई का पीएचडी क्विट कर दिया और पटना में ज्वाइन कर लिया। और इन्होंने अपने आईआरआई की जो पीएचडी है वो इसलिए ड्रॉप की क्योंकि इनका जो सपना था, मतलब पहले से ही टारगेट था कि मुझे अगर मेरी डॉक्टरेट करनी है तो मुझे आउट ऑफ इंडिया और अमेरिका से ही करनी है, ये पहले से ही टारगेट था। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही करना चाहूँगा, आपने पहली बार कब सोचा कि मुझे मेरी जो पीएचडी है, डॉक्टरेट है, वो आउट ऑफ इंडिया से करनी है? ये तो मैं बहुत बचपन पे ही सोचते थे। बचपन मीन्स व्हेन आई एम इन यूजी 2019 पे, इसीलिए मैंने मेरा पासपोर्ट वगैरह बना लिए थे और उसके बाद सभी जानते कि कोरोना आ गया था
और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था उसके बाद उस टाइम इतना सोचने वाला, तो मैंने JRF का ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था। और JRF का प्रिपरेशन करने के बाद मेरे को IRI मिलता है एग्रोनॉमी में, और उसके बाद मैं PG पे यहाँ पे आता हूँ। बट वो ये PG कंटिन्यू करते करते ही मेरा दिमाग पे वही था कि मेरे को बाहर से ही PhD करना है। तो मैं जो डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CGIAR का, उनका वेबसाइट चेक करता रहता था। असल में क्या होता है कि कभी तुम्हारे जो CV है उस पर कभी इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी आ जाता है, तो ये बाकी का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। तो आपने जैसे बोला कि आपका सपना था और आपने आपके BSc में ये सोच लिया था कि मुझे बाहर जाना है, तो आपने क्या उस टाइम पे क्या BSc के बाद में भी बाहर जा सकते हैं, मतलब अपने मास्टर्स करने के लिए? हाँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आफ्टर UG वो मास्टर्स के लिए US जाते हैं, और वो जब प्रोसेस है मैं जो बताने जाऊंगा अभी वो सेम प्रोसेस है। तो आप ये वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोसेस, जो बच्चे अभी UG में हैं जो मास्टर्स पे जाना चाहते हैं कि कैसे काम स्टार्ट करें, है ना। सेम प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है। ओके, बात करते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया था, बट क्यों, वाई? आई जस्ट वांट टू नो, एंड जो हमारे व्यूअर्स है वो भी जानना चाहते हैं कि क्यों बाहर से, क्यों यहाँ से, क्यों नहीं इंडिया से, क्यों नहीं इंडिया से भी तो हम कर सकते हैं डॉक्टरेट, और आपका बाहर जाने का क्या रीज़न है, मतलब उसको आप थोड़ा बताइए। ऐसा नहीं कि इंडिया खराब है। इंडिया का जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर मीन्स इंस्टीट्यूशन है, जैसे IRI है, NDRI है, GP पंत, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और भी जो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन मेरे को मतलब जो मैं सपना देख रहा था वो बाहर जाने का ही देख रहा था, क्योंकि जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह, जैसे मैं फर्स्ट टाइम वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का एक कॉन्फ्रेंस का पिक्चर और पोस्टर वगैरह मैं लिंक्डइन पे किसी के पोस्ट पे देखा था अच्छा। बचपन में। तो वो मेरे को बहुत इंस्पायर किया था। और मेरा आई एम फॉर्चुनेट दैट मेरे को मास्टर्स पे ही मेरे को वीट के ऊपर रिसर्च करने का मौका मिला था। मेरा सुपरवाइज़र जो था डॉक्टर कपिला शेखावत था, वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और वीट दोनों को मिला के एक बहुत अच्छा रिसर्च डिज़ाइन किए थे। और मेरे को ये बहुत हेल्प किया कि जब मेरा CGIAR पे चयन हुआ था, है ना। तो वही जो बाहर का जो काम होता है वो थोड़ा स्टाइल जो है उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। उनका जो इंक्लूशन है रिसर्च के अंदर, उन्होंने जो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और जो लार्ज स्केल इम्प्लीमेंट होता है जो मशीनरीज वगैरह, वो बहुत अच्छा खासा होता है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसका जो मेन दिक्कत होता है, हम सभी जानते हैं कि लैंड फ्रैगमेंटेशन है, या मार्जिनल फार्मर्स है, बिल्कुल। उनके अंदर हम वो बारे बारे चीज़ों को हम डाल नहीं पाते हैं। तो जो थिंकिंग प्रोसेस है दोनों का, जो फिलोसफी है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरे को वो एक बार ट्राई करना है कि हाँ कैसा लगता है। और उसके अलावा और भी कोई कारण बाहर जाने का, कोई अंदर की बात? अंदर की बात अच्छा है, अच्छा अच्छा देश है और गुड लाइफस्टाइल है। या और आई हाँ बिल्कुल, आई डोंट। कभी भी हम बाहर जाने की बात करते हैं तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने देश से प्रेम नहीं है। ठीक। इसका सिंपल सा मतलब हम समझ सकते हैं कि हम बाहर जाकर कुछ जो हमारी कंट्री में नहीं है हम वो सीखना चाहते हैं, और वो सीख कर कहीं ना कहीं फिर वापस आके से हम इंडिया में आके जो है हम इम्प्लीमेंट। उसको implement तो कर वापस सकते हैं। इंडिया आने का प्लान है या नहीं है, मतलब क्या? फिलहाल अभी तो है प्लान, या क्योंकि मेरा इच्छा है कि मैं यहीं पे ही रहूं। लेकिन बस मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। तो मेरे को एक बार बस PhD करके यदि मेरे को पोस्ट डॉक या फिर कुछ और रिसर्च करने का मौका मिलेगा तो मैं एक बार सोचूंगा। या बिल्कुल सही बात है। चलो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है जिस दिन, जैसे आज कोई स्टूडेंट है वो ये वीडियो देख रहा है, वो BSc में है या फिर वो MSc में है और उसको PhD करनी है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? सबसे पहले उसको क्या करना होगा अगर हम बात करें तो? आप स्लाइड हटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप बताइए फर्स्ट हाँ, स्टेप क्या तो होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जो हाथ पे चाहिए वो है तुम्हारा पासपोर्ट। विदाउट पासपोर्ट आप प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर आप प्रोसेस स्टार्ट कर भी लेंगे तो उसके बाद आपको बाधा बाधा आएगा, ठीक है। मतलब तो सबसे पहले पासपोर्ट आप बनवा लीजिए, मतलब और तो बाद की बात है, मतलब हाँ। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो सर जो बता रहे हैं वो है पासपोर्ट। आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाइए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है सर, पासपोर्ट बनवा लिया, मान लीजिए मेरे को जाना है और मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया, फिर उसके बाद में? पासपोर्ट बनाने के बाद हमको हमारा जो रिसर्च इंटरेस्ट है, ठीक है, रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पे हमको जो कंट्री है, हमारे और भी कंट्री है, उन लोगों को, उन चीज़ों को हमको देखना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरा है एग्रोनॉमी। है। एग्रोनॉमी में USA बहुत अच्छे हैं। एग्रोनॉमी में USA एग्रोनॉमी अच्छा है। एग्रोनॉमी में USA बहुत अच्छा है। नॉट हाँ। ओनली फॉर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग,
क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ये सभी चीज़ों के लिए यूएस बहुत अच्छा है। मैं बात करता हूँ यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज है, जैसे क्वींसलैंड है, ये सभी चीज़ों के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे है। ऑर्गेनिक के लिए यूएसए, हाँ वो ऑस्ट्रेलिया। हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे कोई किसी का हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, इन सभी चीज़ों के लिए यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन, जर्मनी है, जर्मनी, नीदरलैंड का वेनिंगन यूनिवर्सिटी, ये दो बहुत फेमस है। हाल ही में मेरे को एक मौका मिला था वोहेनियम यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी का, लेकिन प्रॉब्लम यही था कि वहाँ का जो फंडिंग स्ट्रक्चर है वो फुल्ली फंडेड नहीं था। वो उसका 75% फंडिंग वो करेगा और मेरे को 25% फंडिंग खुद से करना है, तो इसीलिए मैंने उसको उतना चॉइस नहीं किया है और मेरा ज़्यादातर जो वेटेज था वो यूएस पे ही था। तो आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आप उनके बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और तो कैसे किया आपने ये इतना रिसर्च? आपको कहाँ से पता लगा कि जैसे हॉर्टिकल्चर ऑर्गेनिक के लिए जो ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, हॉर्टिकल्चर के लिए जैसे आप यूरोपियन यूनियन को बता रहे हो, तो ये सब आपको कैसे पता लगा? आपका जो डिफरेंट वेबसाइट है कॉलेज का, ठीक है, आपका पहले दिमाग पे क्लियर होना चाहिए कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल। उसके बाद आप रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पे आप कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अब जब उस कंट्री के अंदर आप सर्च करोगे कि टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, ठीक है, उसके बाद ही आपके पास पूरा लिस्ट आपके पास गूगल में आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने सर्च किया कि टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन यूएस फॉर वीट साइंस, मेरे को वीट साइंस पे पीएचडी करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया और मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन खुल गया। जैसे उस पे था टेक्सास एंड एएनएम यूनिवर्सिटी, कैंसस, फ्लोरिडा, देन कैलिफोर्निया, बहुत सारे ऑप्शन है। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स है, 50 है, तो 50 स्टेट्स में 50 कॉलेज है, 50 में 50 है। 50 कॉलेज है। वहाँ का जो स्टाइल है कॉलेज का वो ऐसा है कि जैसे इंडिया पे एग्रीकल्चर का अलग है, वेटरनरी का अलग है, मेडिकल साइंस के लिए अलग है, होम साइंस के लिए अलग है, बेसिक साइंस के लिए अलग है। बिल्कुल। यूएसए पे जो स्टाइल है उसको बोलते हैं लैंड ग्रांट सिस्टम। उस पे सारा यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस पे होगा, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से कंट्रोल होता है। ओके। जैसे एग्रीकल्चर, मेडिसिन, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी सभी एक ही कॉलेज में है। तो एक ही वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो आपके पास पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन सा प्रोफेसर अच्छा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, एग्रीकल्चर का कौन सा प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छा है। सपोज कोई यूनिवर्सिटी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है, सपोज कोई यूनिवर्सिटी वीट साइंस के लिए फेमस है, सपोज कोई यूनिवर्सिटी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए फेमस है। तो आप ऐसे ऐसे करके पूरा वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी किसके लिए अच्छा है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने के बाद जैसे आपको दिख रहा है पीछे सेकंड उसका फोर्थ जो स्टेप है उसका है प्रोफेसर सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर रिसर्च। तो ये सब के लिए हमें रिसर्च करना होगा, मतलब पर्सनल चॉइस। ये तो पर्सनल चॉइस है, मतलब आपको ये कहीं पे भी आपको पका पकाया, मतलब हम बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने आप से खुद से आपको रिसर्च करना होगा, आपको उनकी वेबसाइट चेक करनी होगी। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लगोगे कि हाँ इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से जो है ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इस पे जो है अच्छा काम हो रहा है। ये सब कुछ आपको पता लगेगा जब आप खुद से आप रिसर्च करोगे। तो यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर ली, तो आपने कितनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी? मैंने तो पहले टोटल 50 स्टेट है, मैंने 50 यूनिवर्सिटी का एकदम छानवान किए थे अच्छे से। अच्छा। हाँ। देयर आर टोटल 50, यू कैन राइट दैट 50, बट आउट ऑफ 50 आपने 50 को ही चूज कर लिया? मैंने 50 को किया और इन पिछले 2 साल में मैंने लगभग 300 प्रोफेसर को ईमेल किए थे। 300 ईमेल किए हैं कम से कम 300 ईमेल करना है। ठीक है। तो प्रोफेसर सिलेक्शन जो है आपको एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको देखना है कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट पे कौन सा प्रोफेसर काम कर रहा है। जैसे मैं देख रहा था कि वीट साइंस के अंदर कौन सा प्रोफेसर काम करता है। ठीक है। तो वीट साइंस के लिए आप और कॉलेज के वेबसाइट के अलावा भी वीट साइंस सोसाइटी वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक्स से कर रहा है तो पहले सर्च करो उनकी कोई सोसाइटी हो सकती है या नहीं है। हाँ। उसके बाद जो वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का जो वेबसाइट है उस पर आप देखोगे कि बाद 1 महीना 2 महीना बाद ही आता है कि ये प्रोफेसर पोस्ट जो है फंडिंग खाली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है रेगुलरली। अच्छा, वो भी कर सकते हैं और हम खुद से प्रोफेसर को विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम ईमेल कर सकते हैं कि सर
आपके पास फंडिंग अवेलेबल है, मेरा रिसर्च बैकग्राउंड ये है, मेरा मास्टर्स का रिसर्च ये था और मेरे को आपके पास जाना है। आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। ओके उसके बाद यदि प्रोफेसर के पास फंडिंग वगैरह रहेगा तो वो आपको ईमेल बैक करेगा कि ओके आई हैव फंडिंग और योर इंटरेस्ट इज ओवरलैपिंग मी, देन यू कैन स्टार्ट दैट प्रोसेस फॉर इंटरव्यू। और अगर उनके पास फंडिंग नहीं है तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे या रिप्लाई फिर भी आता है मतलब? ये मतलब ज्यादातर 90% केस पे तो रिप्लाई नहीं आता है। ओह। जैसे मैंने 300 ईमेल किए थे, कितना उसमें है तक? शायद मेरे को 100 का ही रिप्लाई बैक हुआ था। आउट ऑफ 300 ओनली 100, तो हाँ। हम बोल सकते हैं सक्सेस रेट यहाँ पे कितनी हो गई हमारी? 33% अराउंड हम बोल सकते हैं। 33% ओनली फॉर रिप्लाई आ रहा है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि वो दे रहा है, वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास फंडिंग नहीं अच्छा, है। ज्यादातर रिप्लाई यही आएगा कि नहीं मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। ओके उसके बाद फिर जिसके पास से हमको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, ओके हाँ मेरे पास फंडिंग है, वी कैन रीच आउट। ठीक है। ओके, तो हमने प्रोफेसर को जो है वो सर्च कर लिया और उनको मेल कर दिया। जितने ज्यादा प्रोफेसर्स को हम हो सके उतने को मेल मेल करना है। मैक्सिमम हमें करना है जितने हम Maximum कर सकते हैं। ठीक। ओके मेरे ठीक को है। लगता है कि वही जो प्रोफेसर सिलेक्शन है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज Okay. आपने एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिलेक्ट कर ली हम्म। और वहाँ का जो 20 प्रोफेसर है वीट साइंस के ऊपर काम कर रहा है, उनको आप मेल किए लेकिन उनका मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया, है ना? आप थोड़ा सा कैमरे में देखते रहिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो आपस में थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो हाँ। वही है कि आप जो 20 जो प्रोफेसर है उनका रिप्लाई नहीं आया, तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा मायने रखता है कि कौन सा प्रोफेसर से आप रीच कर रहे हो, कौन सा प्रोफेसर Okay. के पास आप जा रहे हो बात करने के लिए। मतलब प्रोफेसर मैटर करते हैं, मतलब प्रोफेसर आप मैटर किसको जा रहे करता हो। है। चलो ठीक है। और और ये ड्राफ्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट के अंदर जो है हम कंप्लीट ड्राफ्ट देखेंगे कि मेल के लिए क्या ड्राफ्ट होना चाहिए। ठीक है ओके, ये हो गया हमारा प्रोफेसर सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए कि रिप्लाई आ गया, पॉजिटिव रिप्लाई आ गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पॉजिटिव रिप्लाई आ ही गया, देन आफ्टर हमें क्या, फिर उसके बाद में आगे का क्या स्टेप होगा? पॉजिटिव रिप्लाई आने के बाद हमारे पास ऑप्शन होगा, सर ही बोलेगा, जो हम एक मीटिंग सेट करते हैं आपके साथ, एक इंटरव्यू लेते हैं। इट इज ठीक है। नॉट दैट काइंड ऑफ टेक्निकल राउंड, आपको पढ़ाई का कुछ पूछेगा नहीं। अच्छा वो जो इंटरव्यू होगा उस पर आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखेगा, आप किसके ऊपर काम किए हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट कितना है, आपका रिसर्च पेपर है या नहीं है, या रिसर्च पेपर है तो वो कौन सी जर्नल पे, आपका राइटिंग अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत मायने रखता है। उसके बाद आपने कभी कोई कॉन्फ्रेंस पे पोस्टर पब्लिकेशन किए हैं या फिर कोई सेमिनार दिए हैं, ये सारा चीज़ सर आपसे पूछेगा। मतलब वो जस्ट इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि हाँ। आप क्या सच में इंटरेस्टेड हो या आपने ऐसे ही ऐसे कर कर दिया। दिया। मतलब कई बार की होता है ना कि मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका घूम के आऊंगा, मतलब एक वो माइंडसेट के भी लोग तो होते हैं, कुछ तो होते हैं, तो इसलिए वो चेक करना चाहते हैं इस तरीके से कि क्या आपने सच में काम कर रखा है पहले या फिर नहीं कर रखा है, या जस्ट आपने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो ये एक जस्ट नॉर्मल टॉक होगी, मतलब जिसमें कि आपको जो प्रोफेसर है वो बेसिक क्वेश्चन से वो आपको जज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर आपसे कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करेंगे कि वीड साइंस के अंदर इस वीड का जो है आप ये बताइए कैसे कंट्रोल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आपको फिर भी रेडी रहना है। अगर मान लो वो मीटिंग के लिए बोलते हैं तो आप अपने जो बेसिक आपका सीवी है आप उसको रेडी रखिए, आप ताकि उनको बता सके कि हाँ सर मैंने जो है पोस्ट प्रेजेंटेशन किया था, वहाँ पे मेरे को फर्स्ट पोजीशन भी मिली थी, ये उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। तो उससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी तैयार रहोगे, तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जी। उसके बाद में जैसे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू उसके बाद प्रोफेसर के बाद जैसे हमने ईमेल किए, ईमेल करने के बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। हाँ। इंटरव्यू होने के बाद हाँ प्रोफेसर राजी हुआ कि हाँ मेरे पास फंडिंग है, आपको मैं लेना चाहता हूँ। और उसके बाद 2-3 राउंड का इंटरव्यू होता है। जैसे फर्स्ट राउंड पे एक ओवरव्यू होता है आपका। हाँ वो फर्स्ट राउंड हो गया, फिर उसके बाद में फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड राउंड होगा हमारा। सेकंड राउंड जो होता है वो ज्यादातर टेक्निकल के ऊपर डिपेंड होगा। ओके कि आपका फर्स्ट हो गया, आपका इंप्रेशन अच्छा है, प्रोफेसर के पास Okay. सब कुछ ठीक है, वो आपका अभी थोड़ा बहुत चेक करेगा कि आप मास्टर्स पे कितना कुछ सीखे हैं, क्या क्या किए हैं, आपका फील्ड Okay. नॉलेज कितना है। ओके ठीक है, तो बाहर के जो यूनिवर्सिटी है उन लोगों का जो फील्ड का जो एक्सपोजर है और फील्ड का जो नॉलेज है वो बहुत चेक करता है। वो ज्यादा थ्योरी से ज्यादा वो प्रैक्टिकल पे देखता है कि हाँ बंदे ने गया है फील्ड पे, काम किया है, कौन सा वीट जानता है, क्या टेक्निक्स है, क्या कैसे वो मैनेज करता है, इन सभी के बारे में वो थोड़ा एक टेक्निकल राउंड लेगा।
जैसे मेरे को बोला गया था कि मेरे मास्टर्स के जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जो थीसिस है, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Okay. 10-20 स्लाइड का। वो भी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में, जो है वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि प्रेजेंटेशन आपको कैसा बनाना चाहिए, ताकि वो भी एक इंप्रेशन का पार्ट है। Obviously. जितना आप अच्छा प्रेजेंट Present करोगे, करोगे। मतलब इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा आप उनके लिए, मतलब क्योंकि उनको एसेट चाहिए, हम उनको आप एज ए उनके लिए एसेट हो, मतलब Asset. आप अगर आपको- वहां पे जाओगे तो वो आपसे काम करवाना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और आप जितने अच्छे होंगे तो उनको ज्यादा मतलब हेल्प होगी। तो इसलिए आप जितना अच्छा दिखा सको पहले, उतना आपको दिखाना होगा। और वही लोग, मतलब सर आपको अमेरिका पे रहने के लिए 3 साल 4 साल का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। बिल्कुल। आपको तो वो एकदम अच्छे से परख के देखेगा कि हाँ बंदा क्वालिटी है या नहीं है। बिल्कुल। ये बिकॉज वो अपनी मनी, वो अपना पैसा क्यों वेस्ट करेंगे, क्यों वेस्ट मतलब करेगा, बिल्कुल। वही है। तो ठीक है, आपका सेकेंड राउंड टेक्निकल हो सेकेंड गया। राउंड जो होगा वो टेक्निकल होता है, तो ठीक है। आपको एक प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला जाएगा। ओके। और वो वाला प्रेजेंटेशन आपने ठीक ठाक दे दिया तो मान लो कि आपने उसके सर के पास हम जगह दोनों बना ली दोनों है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ से एक तो हो गया कि या तो आपका पॉजिटिव रिप्लाई आएगा या वहां से नेगेटिव, दो ही चांस है। दो या ही तो वो chance बोलेंगे कि फर्दर जो आगे की है हमें अच्छा लगा, मतलब जो भी है आप अच्छा काम किया है, वो आपको मतलब प्रेज भी करेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, चलो हम आगे के लिए जो है एक और राउंड होगा हमारा, जो भी मतलब जो भी वो बता सकते हैं। तो अगर वहां से पॉजिटिव आता है तो मतलब किस प्रकार का रिप्लाई आएगा, और नेगेटिव आएगा तो फिर कैसा आता है, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई जो होगा वो और एक आपके पास मीटिंग कंडक्ट करने के लिए बोलेगा। मतलब वो 3 नंबर वार्ड जो होगा, 3 नंबर का जो ये होगा हमारा इंटरव्यू होगा, उस पे ही सर आपसे खुल के बात करेगा कि देखिए आपका जो स्किल है मेरे को अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि आप जो आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है या फिर बाकी का जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा। और ऑप्शन आएगा, जैसे मेरे साथ भी मेरे को फ्लोरिडा का एक यूनिवर्सिटी, फ्लोरिडा नाम का एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, वहाँ का जो प्रोफेसर है उसका पास मेरा बात हुआ, इंटरव्यू हुआ। मैंने लगभग 10 इंटरव्यू दिए हैं, 10 यूनिवर्सिटी के 10 इंटरव्यू यूनिवर्सिटी, मैंने दिए हैं। किसी से पॉजिटिव आया, किसी से नेगेटिव आया। जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू था मेरा, वो मेरे को इंटरव्यू देने के बाद बोला गया कि देखो तुम्हारा जो मास्टर्स का रिसर्च है वो वेट के ऊपर है, तुम्हारा न्यूट्रिएंट के ऊपर उतना इन डेप्थ नॉलेज है नहीं, तो हम इसका आगे का प्रोसेस दोहराएंगे नहीं। ओके, मतलब उन्होंने स्टॉप कर दिया डायरेक्टली आपको बोल के कि आपको जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सीधी सी बात है, जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके पास है नहीं, तो हम इसको आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। सिंपल। दे आर वेरी क्लियर, हाँ। दे आर वेरी क्लियर, आपको एकदम खुल के बताएगा कि नहीं हम आपको नहीं लेंगे, और जो लेना होगा वो आपको डायरेक्टली बोल देगा ओके यू आर गुड, प्लीज प्रोसेस योर डॉक्यूमेंट। ओके। हाँ, वहाँ पे इस प्रकार का नहीं होता है, जैसे कि पहले तो बोल दिया कि ठीक है आपको ले लेंगे, फिर बाद में बोल रहे हैं कि नहीं 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 हमने तो किसी और को हायर कर लिया, ऐसा नहीं करते। वो एक बार मतलब क्लियर, आपको अगर उनको आप पसंद आ गए, कंफर्म है कि वो आपको आगे के लिए प्रोसेस के लिए बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, तो फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि आप आगे का प्रोसेस कीजिए। आगे का प्रोसेस कीजिए। तो फंडिंग की क्या रहा, मतलब फंडिंग की कब बात करते हैं? फंडिंग का बात वही हमारा जो सेकंड जो टेक्निकल राउंड होगा, सेकेंड राउंड जब टेक्निकल होगा वही सर तभी बात कर लेगा कि हाँ मेरे पास फंडिंग है। ज्यादातर क्या होता है इन 99% केस, जिसके पास फंडिंग रहता है, जिस प्रोफेसर के पास, वही आपको रिप्लाई करता है। जिसके पास फंडिंग नहीं रहता है वो रिप्लाई ही नहीं करता है। और कभी कोई प्रोफेसर तुमको इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब दे हैव दैट फंड। ओके, दे हैव दैट फंड। तो फिर भी मतलब कितना अमाउंट की बात हो जाती है या नहीं होती है? नहीं, पहले अमाउंट की बात नहीं होता है। पहले जब हमारा एप्लीकेशन आता है एडमिशन के लिए, उस टाइम पे हमारा ओके, मतलब उस टाइम पे तो बात अमाउंट की बात नहीं होती है, बट वो बोल देते हैं कि हाँ वी विल फंड, और इतना बोल देंगे। और जितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू कैन बाय अ गुड 4-wheeler आफ्टर 1 year। ओके, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। और वहाँ पे आ सकते हैं कि हम भी अमेरिका घूमने के लिए? ऑब्वियसली, क्यों नहीं आ सकते। फिर तो 4-wheeler में बैठेंगे, 4-wheeler में बैठेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद में हो गया, तो आगे का क्या प्रोसेस है? उसके बाद जो लोग पहले TOEFL या फिर IELTS दे के स्टार्ट करता है प्रोसेस, उनको तो देना नहीं होता है। बट मतलब ये कुछ लोग पहले भी क्लियर कर लेते हैं, मतलब जिनका बहुत पहले से गोल होता है। तो इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे कोई हमारा BSc का स्टूडेंट है, उनको नहीं पता कि ये क्या होता है, IELTS वगैरह और TOEFL वगैरह, ये क्या है? मतलब IELTS जैसे मैंने मेरा इंग्लिश का टेस्ट IELTS चुना था। IELTS मींस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, दिस इज IELTS। और TOEFL भी सेम तरह का ही एक इंग्लिश टेस्ट है। दोनों आपको कहीं पे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, मींस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पे PhD करने जाना है तो आपको कोई सा भी इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा।
दिस इज मैंडेटरी हाँ एग्जाम। ये तो मतलब, पर मैंने सुना है कि जो मोस्टली अमेरिका है वो आइल्स को ज्यादा IELTS प्रायोरिटी करते हैं, IELTS मतलब टफेल के priority कंपैरिजन में आइल्स को ज्यादा करते हैं करते हैं। प्रायोरिटी, आप राइट? कोई से भी दे सकते हैं। हाँ। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आप इसको बाद में देना जो है, एग्जाम को बाद में देना ही अच्छा मैं समझता हूँ, क्योंकि सपोज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका जितना पैसा अपने इंग्लिश एग्जाम देने के लिए इन्वेस्ट किए वो सारा बर्बाद हो जाएगा। हाँ ये बाद में ही, क्योंकि अ, आप पहले प्राइमरी जो स्टेप है वो तो कर लो, ये तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप बाहर जाने का ही सोच रहे हो, इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि आपकी बेसिक इंग्लिश तो अच्छी है। तो इसमें इंग्लिश का लेवल कितना चाहिए? मतलब बेसिकली कोई स्टूडेंट है मान लीजिए, उसको उतनी इंग्लिश उतनी ज्यादा भी नहीं आती, मतलब क्या इसको सीख के या फिर कुछ प्रैक्टिस करके थोड़े दिन 2-3 महीने वो दे सकता है, या फिर बचपन से ही इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए? मतलब क्या लेवल का एग्जामिनेशन ये होता है, क्या ऐसा प्रोसेस होता है ऐसा इसका? कुछ नहीं है। जैसे मैं बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूँ और क्लास 12 तक मैं ही बंगाली पे पढ़ाई की। उसके Okay. बाद मैंने इंग्लिश पे स्टार्ट किए। Okay. तो मेरे को भी बहुत डर लगता था। यही सबके दिमाग पे होता है कि हाँ हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इस मीडियम से हैं, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप, ये बहुत इजी एग्जाम है, बस आपको 2-3 महीना टाइम देना होता है, ठीक उसके है। बाद वो क्लियर हो जाता है। ओके ठीक ओके। है। तो आईएल्स के लिए जो फॉर्म होता है वो थोड़ा महंगा होता है, लगभग 20,000 का फॉर्म फिलअप होता है। ओनली फॉर्म फिलअप ओनली फॉर्म फिलअप। तो RS 20,000, ये तो It's- बहुत ज्यादा कॉस्टली। ये आपका 20,000 का कॉस्ट है। और उसके बाद सपोज जैसे मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन से मैंने कोचिंग लिया था। ठीक है। कोचिंग के लिए लगभग 10-15 हज़ार लग गया था मेरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट था कि कर पाए या नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि- और फर्स्ट राउंड पे करना होता है, नहीं तो आपका ये पैसा बर्बाद। तो इससे यही अच्छा है कि आपको यदि लगता है कि मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है और कॉन्फर्म सीट लेना ही है, तो आप कोई सा भी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी कोचिंग चलाता है इंग्लिश के आईएल्स के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स लिया होगा ऑनलाइन आपने? कोर्स लिया, हाँ, और 2 बिल्कुल। महीना आप दे दोगे ना तो वो आराम से क्लियर हो जाएगा। वो उतना हार्ड नहीं है, बहुत Okay. बहुत ही इजी है। ठीक। आपका वहाँ पे चार क्या बोलते हैं उसको, 4 चीजें रहता है। क्या राउंड होता है हम बोल 4 सकते हैं? राउंड, 4 पेपर भी बोल हाँ, सकते 4 हैं। पेपर होते हैं। 4 पेपर भी बोल सकते हो, जैसे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ये चारों के लिए आपको अलग अलग करके पेपर जो एग्जाम होता है Okay. वो देना होता है। और उसमें तो अच्छा उसपे- स्कोर, कितना स्कोर होना चाहिए उसमें? उस पे आपको 5.5 के ऊपर होना चाहिए। अबाउ 5.5 आपका Above स्कोर होना 5.5 चाहिए? सारे बैंड मिला के। अच्छा, सभी बैंड मिला? हाँ, सभी- ऐसे सभी- बोलते तो हैं कि सभी- बैंड आ गए बैंड, मतलब। हाँ, सभी बैंड में, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चारों का स्कोर जो है इंडिविजुअल बैंड है, सभी को मिला के आपका एवरेज आना चाहिए 5.5 से ओके ज्यादा। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, टेस्ट क्लियर हो गया मेरा मान टेस्ट हो लीजिए, गया। उसके बाद में आगे का क्या प्रोसेस? आगे का प्रोसेस अभी होगा कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, आपको जो कॉलेज का जो एप्लीकेशन होगा, आप उस पे एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यूएसए में 3 सेशन चलता है, जैसे ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं या फिर इनटेक सीजन। एक होता है स्प्रिंग, ओके। एक होता है समर, और एक होता है फॉल। जैसे मैं अभी फॉल पे जा रहा हूँ, Okay. फॉल इनटेक। फॉल अगस्त से स्टार्ट होता है, और एक एक का जो सीजन होता है 6 महीने का होता है। ठीक है। 6 महीना, कहीं पे 4 महीना, 3 महीना, 3 महीना से ज्यादा होता है। हाँ, तो वही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 बार इनटेक होता है, सिंपल सी बात है कि 3 बार 3 एडमिशन हम होगा एक admission साल में। होगा। जैसे अपने इंडिया में मोस्टली हम देखें तो एक ही बार एडमिशन होता है मोस्टली, हम जैसे जून जुलाई के टाइम पे जो जून मोस्टली जुलाई सभी एडमिशन होता है, बट उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। बट वहाँ पे साल में 3 बार होता है हमारा एडमिशन, ऐसे समझिए आप। हाँ, तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी इनटेक पे जाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी हमारी चॉइस हो सकती हमारी है? चॉइस हो सकता है। Okay. ठीक है। जैसे मैंने चूज किया कि फॉल पे जाना है मेरे को। ओके। ठीक है। तो मैंने इसीलिए फॉल का जो एप्लीकेशन सबमिट होता है वो पिछले साल दिसंबर पे, जैसे मैं अभी 2025 अगस्त पे जाने वाले हैं। हाँ हाँ। और इसका जो एप्लीकेशन मैंने फिल किया था वो था 2024 अक्टूबर में। 2024 अक्टूबर में ही? अक्टूबर में, अक्टूबर से दिसंबर तक 2 महीना का ओपन रहता है एप्लीकेशन फॉर्म डालने का टाइम। आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैंने अक्टूबर पे डाल दिया था। आप इंग्लिश टेस्ट होने के बाद ही आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको डालना होगा कि आपका इंग्लिश टेस्ट का स्कोर। जब तक आप वो स्कोर नहीं डाल पाओगे तब तक आप एप्लीकेशन तो ये आपको कैसे पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? हमें वेबसाइट से मिलेगा या आपका जो हमारा जो सुपरवाइजर है वो हमें गाइड करेंगे फिर आगे? नहीं, यहाँ पे हमको ही सब कुछ देखना होता है। हमको कॉलेज का जो वेबसाइट होगा, कॉलेज का वेबसाइट पे जाके हमको देखना होगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है तो कैसे हो रहा है। आप यहाँ पे सुपरवाइजर का हेल्प ले सकते हैं, सर कैसे करें कैसे नहीं करें, आपको वो हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। ओके। और उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया
आपके पास ईमेल आ जाएगा ऑफिशियल। बेसिक होती है कि एप्लीकेशन, मतलब बहुत बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स जैसे हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं या फिर कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, हाँ, ऐसे ही है, नॉर्मल बेसिक डिटेल्स। ओके, ठीक है। है। आपने एप्लीकेशन अप्लाई हाँ कर जी। दिया, ठीक और है, उसके उसके बाद बाद वो एप्लीकेशन रिव्यू होगा, जहाँ पे है वहाँ पे रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद आपका सुपरवाइजर उस पर साइन करेगा कि हाँ मेरे पास फंडिंग है, मैं इसको लेना चाहता हूँ और ये बंदा आएगा मेरे पास। ठीक है। ये अप्रूवल आ जाने के बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है वहाँ से आपके पास ईमेल आ जाएगा, रॉय आप यू आर ऑफिशियली सिलेक्टेड और ऑफिशियली एडमिटेड इन दिस यूनिवर्सिटी। तो ये मेल आपके पास लगभग कब आया था, लगभग 3 महीना बाद। जब ये आपने किया था? हाँ, मैंने जैसे अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म भर दिया था और मेरे पास ईमेल आया था फरवरी में। ये मेरे पास उस टाइम पे आया था। ठीक है। ईमेल आने के बाद अभी हमारा वेट टाइम होगा, हमको वेट करना पड़ेगा लगभग 2-3 महीना फॉर I-20। तो ये क्या यहाँ पे होता है? बताता हूँ, I-20 क्या होता है? I-20 होता है एक फॉर्म जहाँ पे आपका फंडिंग का पूरा स्ट्रक्चर दिया रहेगा और वो वाला फंडिंग का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके बेसिस पे आपको वीसा अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट F1 वीसा के लिए जाते हैं, F1 वीसा, और इसके लिए हमको I-20 तक वेट करना होगा। I-20 आएगा उसके बाद हम F1 वीसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग ये मतलब कहाँ से आएगा, मतलब I-20? ये आएगा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, मतलब वो आपको मेल के थ्रू मेल के I-20 थ्रू फॉर्म आएगा। आपको शेयर करेंगे वो? हाँ, ठीक है। मेल के थ्रू नहीं, आपका जब कॉलेज पे एडमिशन हो जाएगा, आपका कॉलेज का एडमिशन पोर्टल पे आप जैसे अभी हम लॉगिन करते हैं, हमारा एक पेज रहता है खुद का, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन मतलब क्रेडेंशियल्स रहता है, उस पे एक पेज खुल जाता है, वहीं पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप देख पाओगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है। तो I-20 वहीं पे आ जाएगा। I-20 आने के बाद आपको यूएसए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर ट्रैवलिंग, तो उस यूएसए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आपको DS-160 जो फॉर्म है ये फिलअप करना होगा। ये किस चीज़ के DS-160 लिए? जो है ये आपका पर्सनल डिटेल्स शेयर करना होगा और इसी फॉर्म के बेसिस पे आपका वीसा होगा यूएसए का। ओके, जो वीज़ा होगा हमारा, वो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो किससे है? वो DS-160 होगा फॉर्म, ये फिल करना होगा। ये फिल करना होगा और ठीक है। ये फिल करने के टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी झूठ मत बोलना है ना। आपके पास जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कुछ है, आपको सही सही डालना है और याद भी रखना है, क्योंकि इस DS-160 फॉर्म से आपका जो वीसा का इंटरव्यू होगा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, बाद में इंटरव्यू होता है इसमें? हाँ, आपका यूएसए का जो वीसा होता है उस पर 2 इंटरव्यू होता है, एक होता है फॉर बायोमेट्रिक्स और एक होता है फॉर कॉन्सुलर पोस्ट और यू कैन से द पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, तो 2 इंटरव्यू होंगे, एक बायोमेट्रिक्स का होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू। एक पर्सनल। तो पर्सनल में मतलब वो जानना चाहते हैं कि कहीं आप इलीगल एक्टिविटीज के लिए तो नहीं जाना, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी अपनी कंट्री में अगर एंट्री दे रहा है तो वो पहले इंटरव्यू जरूर लेंगे, वो आपको देखना चाहेंगे कि कहीं आप दूसरी, कहीं आप एजुकेशन का नाम लेके पता चला कि आप वहाँ पे जाके कुछ अदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज हम बोल सकते हैं या फिर बहुत जरूरी है वो हम बोल सकते हैं। तो वो तो, और अभी तो हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर अगर हम बात करें तो वीजा को लेकर बहुत ज्यादा सख्ताई हम बोल सकते हैं उसको, कि अगर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आप करते हो, कहीं पे भी आपने अगर मिस इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करने की कोशिश की तो आपका वीजा डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है, पहले बहुत आसान था लेकिन अभी जब से ट्रंप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, ठीक है। तो चीज़ों, आप बेसिक चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और आपको आसानी से जो है आपका वीज़ा मिल जाए। तो ये वीज़ा जो मिलेगा आपको वो 3 साल का मिलेगा, 4 साल का या 5 साल का? ये इट इज डिपेंड ऑन द फंडिंग स्ट्रक्चर। वो I-20 पे सब मेंशन होगा कि आपका फंडिंग कब तक अवेलेबल है, प्रोजेक्ट का फंड कब तक है, ओके, उस फंड के ऊपर बेस करके हमको वीजा मिलेगा। ठीक है, मोस्टली 4 साल का वीजा मिल जाता है हम लोगों का। और फर्स्ट वीजा हम बोल सकते हैं First कि visa। 4 साल का, फिर तो वो एक्सटेंड हो जाता है ना? एक्सटेंड हो जाता है यदि तुम पोस्ट डॉक करने के लिए जाओगे या फिर कुछ करने के लिए जाओगे, जो भी है, जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप बढ़ाते वो तो बाद में तो सब समझ जाते हैं कि किस प्रकार से होता है, ठीक है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। DS-160 और वीसा, आपके पास वीसा आ गया, उसके बाद आपको बस फ्लाइट टिकट बुक करना है और कुछ नहीं है। और उसके बाद जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा उसके 10 से 15 दिन पहले आपको जाना होगा वहाँ फिर पे। फ्लाई टू योर Then ड्रीम कंट्री, यस, ठीक है। तो मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया, हम बोल सकते हैं इसको, किसी भी प्रकार का हम, तो ये तो हमने प्रोसेस को समझा है, ठीक है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस की और हम बात करेंगे, ठीक है। मैं सर से जानना चाहूँगा जैसे कि एक तो जैसे कि सर हम सबसे पहले बात करते हैं एमएससी के रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, एमएससी के रिसर्च का इंपॉर्टेंस
आपके एमएससी का रिसर्च का कितना इम्पोर्टेंस था जब आपने अप्लाई किया, उसके अंदर आप थोड़ा बताइए। एमएससी का रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, यदि आपको बाहर जाना चाहिए, बाहर जाने का इच्छा है, तो आप मास्टर्स के टाइम पे जो रिसर्च होगा आप उसी पैटर्न पे चूज करना, आपका जिस पे इंटरेस्ट है। जैसे मेरा इंटरेस्ट था कि मेरे को वीट के ऊपर काम करना है, तो मेरा जब सुपरवाइजर का सिलेक्शन हुआ तभी मैंने सुपरवाइजर को बोल दिया था कि मैम मेरे को कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और वीट इन दोनों में कुछ करना है। ओके। और न्यू जनरेशन हार्बिसाइड अभी आया है, पुराना तो हार्बिसाइड अभी बहुत पुराना पुराना भी है, अभी नया बहुत सारा ठीक है। न्यू बिल्कुल, बिल्कुल। जनरेशन हार्बिसाइड आ गया है। तो इसके ऊपर काम करना था, तो इसीलिए मैंने वीड और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लिया था। मतलब अगर पीएचडी किसी स्टूडेंट को अगर करनी है तो उसको तो मास्टर्स में ही अपना रिसर्च इस प्रकार से जो है डिजाइन करवाना होगा अपने सुपरवाइजर से कि वो आपको जब आप अप्लाई करो तो वो आपको क्या करे, हेल्प करे। तो एमएससी का रिसर्च का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा, ध्यान रखना ना। एमएससी के अंदर ही जब आप रिसर्च को आपके, जिसको भी हम बोलते हैं कि सिनॉप्सिस बोलते हैं या फिर पीपीडब्ल्यू हम बोलते हैं, कि आपका प्री प्लान वर्क बनता है आपके रिसर्च को लेके, तो वो आप इस प्रकार से डिजाइन करवाना कि वो आपको क्या करे, आगे बाहर जाने में मदद करे। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाहर जाने के लिए। जो बाहर के हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर आप उनके रेलिवेंट अगर आप वर्क करोगे तो ही वो आपको सिलेक्ट करेंगे। और रेलिवेंट वर्क अगर एग्रोनॉमी का कोई है तो मैं बोल सकता हूँ वीड साइंस सबसे बेस्ट है अगर आपको अमेरिका जाना है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी, न्यूट्रिएंट और काम ऐसा मत करो जो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है। अभी आपको ऐसा काम करना होगा जो कि आपको दिखे, अगले को ये लगना चाहिए कि कुछ नोवेल कर रहे हैं, हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज रिसर्च का मतलब ही क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, पीएचडी का मतलब ही क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। मतलब आप वहां पे अपनी फिलोसॉफी किसी ना किसी प्रकार से आप लगाने वाले हो। और फिलोसॉफी हम कब लगाते हैं, जब हम डीप रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे टॉपिक्स को चूज करो जो कि मदद करे। जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो जेनेटिक मार्कर हो गया हमारा, जो नई टेक्नोलॉजी है उन चीजों पे आप काम कर सकते हो। अगर हम सॉइल साइंस की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन पे काम करने का अच्छा मौका है। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत और ऑर्गेनिक कार्बन पे तो एग्रोनॉमी वाले भी काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ही ट्रेंडिंग हम बोल सकते हैं आज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को। हम ट्रेंडिंग, एक जैसे चलता है ना हमारा ट्रेंडिंग सॉन्ग चलता है, ट्रेंडिंग हैशटैग चलता है, ट्रेंडिंग रील चलती है, उसी प्रकार से ट्रेंडिंग रिसर्च भी चलता है, जिसपे मोस्टली जो हमारे टॉप रिसर्चर्स होते हैं वो उन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं और उन्हीं में फ्यूचर देखते हैं। तो उसको हम ट्रेंडिंग रिसर्च बोल सकते हैं। तो ट्रेंडिंग रिसर्च पे आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप कीजिए। एक और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फंडिंग की हम बात कर रहे थे, ठीक है। हम जानते हैं कि यूएसए में पैसा बहुत है लेकिन खर्चा भी बहुत है वहाँ का। तो फंडिंग का आपको पता चल चुका है आपको कितना मिलने वाला है, अब तो पता लग गया होगा ना। तो कितना आपको मिलेगा, मतलब डॉलर में नहीं, आप रुपीज में बताना मेरे को। इंडियन और रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग आप बताइए, ईयर के अकॉर्डिंग आप मत बताइए। इंडियन रुपीज पे सुनने पे तो लगेगा कि ये बहुत है। बहुत है क्या, बहुत मिलेगा आपको है क्या? सुनने में लगता है कि ये बहुत है, लेकिन इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर यूएसए। ओके, जैसे अभी इंडियन रुपीज पे मैं बताऊंगा कि वो आपके लिए तो क्वाइट नॉर्मल हो गया ना, अब यूएसए वाले हो गए आप। अभी हुए नहीं है। तो लगभग 2 लाख इंडियन रुपीज पे होगा। आरएस 2 लाख से 2 लाख से लेके कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो आते हैं शायद। 2 लाख से लेके कितने, 2 लाख ही आप पकड़ लीजिए, 2 लाख से लेके, मतलब एवरेज हम बोल सकते हैं 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक के मिल जाते हैं। मतलब नॉर्मली हम बोले तो 2 लाख से 2.5 लाख। और यदि आप पोस्ट डॉक पे जा रहे हो तो 2 लाख से 2.5 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख, सुन रहे हो? यही है मेन रीजन जो कोई बताता नहीं है, वो वाली बात हो गई है। चलो रिसर्च से है ठीक है, लेकिन यार पैसा भी मैटर करता है। जैसे वो बात हो गई ना कि यूपीएससी का कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो बोले कि आप क्यों बनना चाहते हो आईएएस, कि मेरे को मेरे देश की सेवा करनी है। तो वो वाली बात हो गई कि एक डिप्लोमेटिक आंसर होता है, बट कहीं ना कहीं पैसा मैटर करता है। बेटा आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपए अगर पर मंथ मिल रहा है तो और क्या चाहिए। यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर आप जब साइंटिस्ट बनते हो तो आपकी 1 लाख सैलरी होती है, और 2 लाख सैलरी कब होती है आपको पता है, जब आप 15 से 20 साल सर्विस कर लेते हो ना, तब जाके आप 2 लाख जो है आपकी सर्विस होगी, वो भी जब आप साइंटिस्ट बनते हो। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट जॉब है इंडिया के अंदर जिनकी सैलरी 2 लाख पर मंथ तो कभी पहुंच ही नहीं पाती है, ये रियलिटी है। आप पूरी उम्र जब आप नौकरी कर लेते हो तब भी आप नहीं पहुंच पाते हो। उसके बाद में अगर वहाँ की लाइफ स्टाइल की हम बात करते हैं, बहुत ओपन माइंडेड लोग होते हैं, उनका काम जो है यहाँ पे थड़ियों पे बैठ के गोभी खोदने का नहीं होता है, किसी की चुगली कर ली, ऐसे लोग नहीं होते हैं वहाँ। कहीं ना कहीं वो अपने काम से काम की बात रखते हैं,
हमेशा अच्छी बातें होती है, मतलब वो सब चीजें तो सर जो है जब वहां से कर लेंगे 1 साल बाद में दोबारा से वीडियो करेंगे, उसमें सर अच्छे से बताएंगे कि सर ने वहां पे क्या क्या एक्सपोज किया, मतलब क्या क्या सीखने को मौका मिला। ठीक। तो इसके अंदर 2 लाख में आपको वहां पे रहने का भी इसी में देखना होगा, इसी हाँ। में से कट होगा सर। इसमें से कट होगा। लगभग कितना आप सेविंग कर सकते हो, मतलब इतना पहले से आपने इतना तो रिसर्च कर लिया होगा कि मैं कितना पैसा बचाने वाला हूँ कुछ? 50 से 80 हजार मैं वहाँ पे सेव कर सकता हूँ, ऐसा मतलब मैं सुना हूँ सीनियर से, है ना? हाँ। तो 50 से 80 हजार इट्स गुड, ओके। और यहाँ पे एक बात आप इस साइड आ बताना, जाइए सर, वो मैं प्रेजेंटेशन भी उनको दिखाऊंगा अभी। हाँ, और क्या बता रहे थे आप? वही बताना था कि आप ये पैसों को आपको जैसे कभी आपको दिल हुआ कि नहीं 1 साल से घर नहीं जा रहा है, घर जाना है, तो आपका जो फ्लाइट टिकट्स वगैरह है आप इन सेव किया हुआ पैसों को इस्तेमाल करके आप घर आ सकते हैं। और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस पे जाना होता है, आपको बहुत ज़्यादा पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा या फिर सेमिनार होगा, सब कुछ अटेंड करना होगा। तो इसके लिए आपको पैसा बचा के रखना है, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत पैसा मिल रहा है अभी खुल के घूमेंगे, लास वेगास जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पैसा बचा के रखना है क्योंकि कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अटेंड करना है आपको। ठीक है, मतलब साइड बाय साइड भाई पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि पैसा पूरा उड़ा दिया आपने, ठीक है? खर्च कर दोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है? तो ये जो हम बात कर रहे थे आइल्स की, जो हम बात कर रहे थे ना, तो बेटा इस प्रकार का जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हमारे सर का हम बोल सकते हैं, ये आइल्स का जो है रिजल्ट आपको इस प्रकार से आता है, जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है लिसनिंग में ऐसे यही है ना बैंड, 7 बैंड है, रीडिंग में 8 बैंड है, राइटिंग में 6.5, स्पीकिंग में 6 बैंड है, तो ओवरऑल 7 बैंड हो गए। और कितने की रिक्वायरमेंट होती है? मोर देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो इस एग्जामिनेशन को आप अच्छे से क्रैक करें। इसके लिए अगर आपको आवश्यकता हो तो आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे थे सर, हम देखेंगे कि जो हमारा ओके सॉरी सेलेक्ट मैं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है? अब सर का उस प्रेजेंटेशन की बात करते हैं जो हमने देखा था ना, हमने बात की थी कि सर ने कौन सा प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया था। तो सर का जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड विद मैनेजमेंट, ये इन्होंने अपना टाइटल वहाँ पे मेंशन किया। नीचे जो उनकी पोजीशन थी, जहाँ पे उस टाइम पे वो काम कर रहे थे एज ए सीनियर रिसर्च एसोसिएट एग्रोनॉमिस्ट थे, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो कि CGIAR का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इन्होंने काम किया। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन था। कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमें बताने होते हैं कि क्या हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम थोड़ा इसको जूम करते हैं तो आप आसानी से देख सकते हो। तो ये सर आपके रिसर्च मास्टर्स के ऑब्जेक्टिव थे, मास्टर्स के रिसर्च ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पे रिसर्च गैप एंड इम्पोर्टेंस, देखो मेरा ये दिखाने का मेन मोटिव था कि प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप देखो यहाँ पे किस प्रकार से, मतलब इन्होंने पीपीटी को भी हमें देखो क्या मतलब मैप लगा के जो दिखाना, ये सब इंप्रेशन का ही एक पार्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के चीज़ों को लेके उन्होंने बताया कि जो सेम चीज़ हम कर रहे हैं उसकी वजह से क्या जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो रिसर्च गैप था, ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने क्यों रिसर्च को चूज किया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस प्रकार क्या होता है इंटीग्रेटेड विद मैनेजमेंट, क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट बताया। तो इमेज सिलेक्शन करना देखो आप, चाहे इसको वे ऑफ प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। तो ये सब सर आपने पीपीटी से बनाया क्या? पीपीटी से ही बनाया ये ना? पीपीटी है बिल्कुल। नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट। हाँ। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। जैसे मेरे रिसर्च पे था ब्राउन मैनोरिंग इज कवर क्रॉप। हाँ। कवर क्रॉप का जो इम्पोर्टेंस है और जो न्यू जनरेशन हर्बिसाइड है, हम दोनों को इस पे कंबाइन कर रहे थे। ओके ओके। और जो रिसर्च का जो मेन फोकस था वो था वी आर नॉट ओनली डिपेंड ऑन हर्बिसाइड। ओह या यहाँ पे बिल्कुल, हमको इंटीग्रेटेड का बहुत मतलब ही वो होता है ना, सारा बहुत integrate सारे कर जो रहा है, हमारे yes। मेथड होते हैं उनको एक साथ हम जैसे integrate- फिजिकल है, कल्चरल है, केमिकल, बायोलॉजिकल, सबको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये जैसे कि ये यहाँ और पे जो न्यू जनरेशन हर्बिसाइड था उस पे था मेरा टेम्बोट्रन, और आप लोगों को पता है कि ये 4-HPPD इनहिबिटर है। और उसके बाद उसके साथ सेजवानिया जो है ब्राउन मैनोरिंग, इनको हम कंबाइन कर दिए थे। ब्राउन मैनोरिंग का जो काम था वो जैसे ऑर्गेनिक मैटर अंदर लाना और जो नॉर्मल एक लेगुम का काम होता है वो भी था। और हाँ, उसके हम साथ साथ हमने ये दिखाए थे। ये वाला जो था वो मतलब हर्बिसाइड जो इन्होंने Herbicide अप्लाई था। किया था, पर और इसका जो आप देख सकते हैं जो आफ्टर एप्लीकेशन इसका जो ब्लीचिंग इफेक्ट है, जो पत्ता वगैरह येलो से व्हाइट कलर का हो जाता है, यहाँ पे भी ये पिक्चर लिया हुआ है। मतलब जस्ट ये तो बता रहे हैं, मतलब इनको इतना डिटेल में नहीं बताना, मतलब ये तो सर का ट्रीटमेंट है, मतलब इसको तो और कभी एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब वो अलग चीज़ है। मतलब ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रेजेंट करना होता है। देखो डेटा को यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इन्होंने अपने जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ग्राफ की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। ये देखो क्या शानदार, मतलब ये सब क्या है, ये सब एक तरीका ही तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही तो है। आप एक तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज को उठा के जो है इधर कर दिया, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना दिखने में। तो कोई भी जो हमारा प्रोफेसर है जिसके पास हम जाना चाहते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा ये देख के। ओके,
तो ये उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स है कम्प्लीटली, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, और ये भी फाइंडिंग्स ही है यहाँ पे, रिसर्च फाइंडिंग्स ही है यहाँ पे, ये भी देख सकते हो रिसर्च फाइंडिंग है, कंप्लीट आपको बताना होता है, ये अलग अलग फाइंडिंग्स है, मेजर फाइंडिंग्स इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। और देखो मतलब पूरा जितना आप ज्यादा इमेज आप लगाओगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा क्या जाएगा वहां पे इम्प्रेशन जाएगा। इसके ऊपर ये क्रेडिबिलिटी को भी शो करता है ना, यहाँ पे डिफरेंट व्हीट का पिक्चर भी है। हाँ ये क्रेडिबिलिटी को शो करता है कि हाँ सच में जो आपने काम किया है वो सच में काम किया है, केवल वो नहीं है। और ये जो रेफरेंस है, ये जितने भी पेपर सर ने पब्लिश किए हैं ये उनका रेफरेंस है। ये देखो इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस में सर का पेपर है, वो पब्लिश हुआ था। तो आपको पेपर पब्लिकेशन पे भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। पेपर पब्लिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है सर? बहुत इंपॉर्टेंस है, विदाउट पेपर आप कोई प्रोसेस ऑन ही नहीं कर पाते। लगभग अगर आप जब तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड जर्नल्स में आप पब्लिश नहीं करोगे बेटा, वो जो जर्नल्स है ना जिसमें आप 5,000 रुपए देके पब्लिश करवा देते हो, फिर आप सोच रहे हो अमेरिका चले जाऊं मैं 2 लाख रुपए ले लूं पर मंथ वहां जाके, ऐसे काम नहीं होने वाला है आपका। आपको रेपुटेड जर्नल में अच्छा काम करना होगा और अच्छी जगह आपको पेपर पब्लिश करना होगा। इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस, उसमें आपने यहाँ पे सर का पेपर है जो पब्लिश किया था। इंडियन जर्नल ऑफ सर ने कहाँ पे पब्लिश किया था, और इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी में सर ने पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, ये वाला है सर लगभग कितने पेपर पब्लिश करना जरूरी है? क्योंकि मास्टर्स से हमको 2 करना इज सफिशिएंट। बट 2 के साथ हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं जैसे आपके एडवाइजर है, मतलब गाइड है, उनसे आप अच्छे रिलेशन बना के रखोगे तो आप बोलोगे कि मैम मेरे को बाहर जाना है, तो वो कोई भी अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आप उसमें मदद कर दीजिए। मतलब ऐसे तो इलीगल है, मतलब हम ऑन कैमरा मदद करना होगा, उसके बाद ही आपको हाँ तभी आपका नाम, हाँ कुछ ना कुछ आप उसमें हेल्प कीजिए। जब वो हेल्प आप करोगे तो आपका उसमें पेपर में नाम आ जाएगा और आपके नंबर ऑफ पेपर आपको इंक्रीज कराने, तो आपको कोलोब्रेशन तो करना ही होगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर विदाउट कोलोब्रेशन कुछ भी नहीं होता है। आपको किसी से भी, आप अपने सीनियर से कोलोब्रेट कर सकते हो, किसी से भी आप कोलोब्रेट कर सकते हो, तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर। और दैट्स विद दिस, थैंक यू इसके लिए। तो ये तो जस्ट थैंक यू फॉर इसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम बात करेंगे, हम सर के सीवी की बात करते हैं, कंप्लीट सीवी। जो इस प्रकार का जो है आपको सीवी भी भेजना होता है, तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कोई बीएससी में ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यूएस इंडिया में तो डिमांड करते हैं केवल आप पेन और पेपर में अच्छे होने चाहिए, आप रट के ले जाओ और एग्जाम में चले जाओ, आप सिलेक्शन ले लो और पीएचडी कर लो, एमएससी कर लो। बेटा यूएसए में ये कल्चर ही नहीं है। यूएसए में या फिर अदर हम फॉरेन कंट्रीज में बात करें, वहां पे कल्चर है कि वो आपका सीवी देखेंगे, कभी भी सीवी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। बोले सीवी मतलब कि आपने क्या किया है, वो देखना चाहते हैं कि आप में स्किल्स कौन कौन सी है। जितनी ज्यादा आप में स्किल्स होगी उतना ही ज्यादा वो प्रेफर करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि केवल जो स्टूडेंट है, स्कॉलर है, उसको रिसर्च करने में इंटरेस्ट हो, नहीं, वो ये भी चाहेंगे आपको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट हो, आपको डांस में भी इंटरेस्ट हो, आपको अदर एक्टिविटीज में भी हो। जो हमारी अदर एक्टिविटीज है उसमें आप कितना पार्टिसिपेट आपने आज तक किया है, तो वो सब चीजें आपकी जो भी आपने आज तक किया है उसको आप मेंशन करो। यहाँ पे सर ने क्या मेंशन किया, सबसे पहले अपने बारे में इन्होंने बताया कि वो क्या है। उन्होंने बताया कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पे मैंने काम किया। और फिर आपको अपने इमोशंस वहां पे लिखने हैं। आपको कहीं पे भी चैट जीपीटी से उठा के आप लाइन नहीं लिखनी है, आपको अपने इमोशन शो करने हैं, व्हाट रियल सच में आप क्या हो। क्योंकि सर आप कल को जाओगे, चलो ले लिया आपने सिलेक्शन झूठ बोल के, तो भाई होगा क्या, वो तो काम कराएंगे। कल को जाओगे तो आप फिर उसके बाद में आपको दुख होगा, फिर आपको परेशानी आएगी। इसलिए जो आपके इमोशंस है आप उसको वहां पे शो करो। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप बताओ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, जो प्रोफेसर का काम है उससे आपका इंटरेस्ट ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, जब वो ओवरलैप करेगा तभी वो आपका रिप्लाई देगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये आपका रिसर्च इंटरेस्ट, जैसे सर ने यहाँ पे मेंशन किया है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन वीड मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग किया है, क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन प्रोग्राम, होस्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो ये सब जो इंटरेस्ट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही चूज करना होगा। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया, और वो अलाइन करना चाहिए। जैसा सर ने बताया, जिस प्रोफेसर को आपने चूज किया उससे अलाइन भी करना चाहिए। अब प्रोफेसर जो है वो न्यूट्रिएंट पे काम करता है, आपने ये सब लिख के भेज दिया, वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगा भी नहीं। ये आपको बताऊं सीवी कब भेजना है। सीवी आपको तब भेजना है जिस दिन आप मेल करो ना, मेल के साथ आपको अटैच करना है, राइट सर, स्टार्टिंग में। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहले मेल करोगे, आप उनसे पूछोगे नहीं, आप सब कुछ अपने बारे में पहली बार में ही बता दीजिए कि आप क्या चीज हो। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नीचे उन्होंने अपने जो एडुकेशन है उसके बारे में मेंशन किया, कहाँ से उन्होंने अपनी बैचलर्स की है। और लिखने का तरीका देखो, बीएससी नहीं लिखा है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। देखो ये भी एक अपने आप में शो करता है कि कैसे सर ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया है। फिर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की लिंक यहाँ पे मेंशन की है। ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू का मतलब है, अगर ये वाला नहीं था, अच्छा ये वाला नहीं है, ओके कोई नहीं। यहाँ पे इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का मेंशन किया नाम, फिर उसके बाद में कब से कब किया, ड्यूरेशन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, ओजीपीए यहाँ पे मेंशन की गई है।
मेजर कोर्स कौन कौन से कोर्स थे? अब देखो कोर्स में भी ये नहीं कि आपने ये लिख दिया कि मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे देखो सर ने क्या जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स मेंशन किया है, नैनो टेक्नोलॉजी का, प्रिसीजन फार्मिंग का मेंशन किया है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो एडवांस इन क्रॉप प्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंज। देखो ये भी आपको कोर्स तो आप बहुत सारे पढ़ते हो, लेकिन आपको केवल वही मेंशन का जो कोर्स है हाँ, उसको मेंशन करना है आपको यहाँ वही पे इंटरेस्ट का, और जो उसके साथ अलाइन करे, उसको लगे कि हाँ यार ये कोर्सेज इसने अपने बैचलर्स में पढ़े हैं। वो अलग बात है कि आपने कैसे पढ़े हैं, वो अलग चीज है, वो उनको नहीं जानना, पर एक टाइम के लिए तो वो ये मानेंगे कि हाँ आपने वो बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सर ने मास्टर्स का अपना मेंशन किया, IRI से सर की मास्टर्स थी हमारे साथ 21 से 23 में, यहाँ पे OGPA मेंशन की गई है। फिर यहाँ पे भी वही कौन कौन से कोर्स मेजर कोर्स जो है उन्होंने चूज किए थे, यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्स उन्होंने यहाँ पे पढ़े थे, लेकिन कुछ कोर्सेज यहाँ पे अच्छे से मेंशन किए हैं। फिर आता है प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की, क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा है उनका। सबसे पहले मेंशन किया उन्होंने स्टूडेंट इंटर्नशिप कोर्स। देखो हम सब लोग करते हैं, मतलब BSc में कंपलसरी है करना जो रावी प्रोग्राम होता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका देखो, स्टूडेंट इंटर्नशिप कोर्स। देखो स्टूडेंट इंटर्नशिप कोर्स नाम दिया है सर ने उसको। और प्लेस एंड स्पॉन्सरशिप कहाँ पे, UBKV में उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी में अपने में। एडवाइजर कौन थे, जो हमारे रेडी इंचार्ज या रावी इंचार्ज जिनको हम बोलते हैं, कोई भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर इंटर्नशिप टाइटल क्या था, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस। तो देखो वहां पे जो है उनको नहीं पता कि रावी क्या होता है, रावी में आप जाते हो या नहीं जाते हो, आप जाके सो जाते हो, उनको कोई मतलब नहीं है। नाम में देखो रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, मतलब ये उनको ये शो करेगा, जो भी पढ़ेगा उनको ये लगेगा कि इन्होंने कोई काम जो है गांव में जाके काम किया है, मतलब कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर हुआ है, ये चीज नाम में शो करती है, ठीक है। कब से कब किया, वो ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, तो उन्होंने ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन किया। मेजर एक्टिविटीज क्या की, ये देखो उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया, इरिगेशन रिकमेंडेशन किया। थोड़ा बहुत डाल सकते हो यार, ऊपर नीचे नहीं किया वो भी ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसी जगह आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो, बट वो फिर ऐसी चीजें ही मेंशन करो जो आपके रिसर्च के साथ अलाइन करे। हर जगह एक चीज ध्यान में रखना कि वही चीजें, देखो सर हमेशा कंजर्वेशन को हर 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 जगह देखने को मिलेगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक बार मेंशन किया है, क्यों, क्योंकि वो अलाइन कर रही है इनके रिसर्च के साथ। नेक्स्ट EL ट्रेनिंग होता है हमारा, वो भी हमारे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, वो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन पे किया है इन्होंने, मशरूम पे किया है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आपको कई बार ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही आपने फेंकने के चक्कर में ज्यादा ही कुछ लिख दिया, नहीं, हो सकता है कल को वो बोले कि आप इसका सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपने फेंकने के चक्कर में लिख दिया कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ट्रेनिंग की है, अरे वो दिखाओ, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट, ओके। फिर मेजर एक्टिविटीज आ गई, फिर उसके बाद में जूनियर रिसर्च फेलो। देखो ये भी, क्योंकि जूनियर रिसर्च फेलो क्यों, एक फेलोशिप मिली थी इनको एज ए JRF, तो इन्होंने वो भी मेंशन किया कि मेरे को जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली, कौन एडवाइजर थे, क्या टाइटल था, रिसर्च का टाइटल यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेजर एक्टिविटीज क्या की इन्होंने। फिर उसके बाद में एज ए सीनियर रिसर्च एसोसिएट इन्होंने जब ज्वाइन किया था CIP के अंदर, वो इन्होंने मेंशन किया। नेशनली रिक्रूटेड साइंटिस्ट भी इनको बोल सकते हैं। देखो नेशनली रिक्रूटेड साइंटिस्ट बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आफ्टर MSc ऑलरेडी एज ए साइंटिस्ट काम कर चुके हैं, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि CIP में अगर हम CGIAR इंस्टीट्यूट में काम करने का मतलब है, एज ए एसोसिएट का मतलब है कि आप एज ए साइंटिस्ट ही कंसिडर किए जाते हो। आगे अगर मैं आपको बता दूं सैलरी कितनी थी सर की, तो आप बोलोगे कि सर तो इंडिया में इतनी सैलरी रह चुके हैं, तो अमेरिका में तो जाकर लेंगे। ऑलरेडी सर 1.5 लाख के आसपास थी ना ग्रोस सैलरी, वही आसपास, हाँ 1,60,000 जो थी वो ग्रोस सैलरी था। अरे सब पता है हमें, वो अलग बात है कि सर हमें पार्टी नहीं देते हैं ठीक है। तो ये ड्यूरेशन उन्होंने मेंशन किया है, किसके अंडर में काम किया है, सब कुछ क्या एक्टिविटीज की। अब पब्लिकेशंस की बात करते हैं, आर्टिकल पब्लिश, क्योंकि आर्टिकल का मतलब ये नहीं होता है केवल उस आर्टिकल, हम रिसर्च को भी एक आर्टिकल ही कंसिडर करते हैं, ओके, रिसर्च पेपर को भी। तो इन्होंने अपने नाम को हाईलाइट करके ये बोल दिया कि ये पेपर पब्लिश हुआ है, इसमें देखो फर्स्ट ऑथर है हमारे सर, ये पेपर पब्लिश हुआ है उसमें फर्स्ट ऑथर है, ये पेपर फर्स्ट ऑथर है, इसमें सेकेंड ऑथर है, इसके अंदर फोर्थ ऑथर हम बोल सकते हैं, इसमें भी फर्स्ट ऑथर है। तो ये सब जो है, ये सब हम बोल सकते हैं कि ये जो है पेपर पब्लिश किए हैं, वो भी आपको दिखाने होते हैं। क्लियर। सबसे ऊपर जो था नीचे से, अब क्या किया यहाँ पे सर ने अपने लिंक्डइन की आईडी मेंशन की। देखो हमने एक चीज इंक्लूड नहीं की सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन का बच्चों को इंपॉर्टेंस बताओ। इंस्टाग्राम का तो इनको पता है, इंस्टाग्राम पे तो केवल एक ही चीज होती है, वहां पे तो आप नाच देख लो, मतलब किसी का भी, और कुछ नहीं होता है वहां पे। उसको अनइंस्टॉल कर दो, लिंक्डइन आज डाउनलोड कर लो, इसके फायदे जान लो पहले। लिंक्डइन के आप बेनिफिट्स बताओ मेरे को। लिंक्डइन एक्चुअली ये आप बोल सकते हैं कि इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल वर्जन,
आप जितना भी आपका जिंदगी में अचीवमेंट कर रहे हैं, रिसर्च का प्रोफेशनल रिसर्च का काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका कोई सा भी काम जो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा है, उनको आप शेयर कर सकते हैं उस पे। शेयर करना मैं तो देखता हूँ सर, ऑब्वियसली अभी सर का चेक कर लेते हैं ना। लिंक्डइन बना लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए आज ही, ठीक है। तो ये देखो सर का लिंक्डइन अकाउंट है। तो जैसे ही मैंने खोला, मान लो, क्योंकि लिंक्डइन जो है ना केवल आपको जॉब नहीं दिलाता है, प्राइवेट जॉब नहीं दिलाता है। लिंक्डइन एज ए कम्युनिटी का हम बोल सकते हैं, रिसर्च कम्युनिटी का एक वो जगह है जहाँ पे लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉलो करने का ऑप्शन नहीं आता है आपके इंस्टाग्राम की तरह। फॉलो करने का मतलब है कि आप किसी को फॉलो करो। अरे किस फॉलो करोगे क्या आप यार किसी को? आप में खुद में नहीं है क्या जज्बा कुछ? यहाँ पे आता है कनेक्ट होने का ऑप्शन, यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन नहीं आता कि आप जुड़ना चाहते हो किसी के साथ। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अपना मेंशन किया है, ये एग्रोनॉमिस्ट है तो ये एग्रोनॉमिस्ट मेंशन कर दिया, सीनियर रिसर्च एसोसिएट है तो वो इन्होंने मेंशन कर दिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में ये अभी वर्क कर रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, प्रिसीजन फार्मिंग पे अगर वो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, वीड मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो ये इन्होंने चीजें यहाँ पे मेंशन की, IRI में ये काम कर चुके हैं वो इन्होंने मेंशन किया है। ओके, उसके बाद में 3000 इनके फॉलोवर्स है, बड़ी इनकी पहचान है लिंक्डइन पे, हम बोल सकते हैं। सर को आप भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि सर डेली एक्टिविटीज अपनी डालते रहते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं मदद करेंगे वो तो हम बाद में अभी बात करेंगे कि सर आपको कैसे मदद करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो कंप्लीट इन्होंने अपने बारे में डाल रखा है, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। ये देखो उसके बाद जो अंदर नहीं गया है, ये बाहर से ही है, ये बाहर से ही है, हाँ। ये देखो क्या क्या किया है, सब कुछ लिखा है यहाँ, सब कुछ लिखा है। ये देखो, ये आपको लिखना ही होगा, सब कुछ मेंशन करना होगा, ये चीजें मैटर करती है, कहीं ना कहीं मैटर करती है ये, ठीक है। सब कुछ देखो, ये इनका पूरा अकाउंट, और अंदर अगर हम इनकी वो देखेंगे, अगर प्रोफाइल कहाँ से खुलेगा, जॉइन टू भी, पर इसके लिए शायद लॉगिन करना होगा। चलो कोई नहीं, हाँ वो आप देख लेना प्रोफाइल, आप क्या सर्च करना है मैं एक बार इनको दिखा देता हूँ। आप सर्च कर लेना शौगाता रॉय, आप जैसे ही सर्च करोगे सर की जो है कंप्लीट आप प्रोफाइल देख सकते हो। ओके, क्या क्या उन्होंने किया है, कैसे आपको, मतलब ये सब बेसिक चीज है यार, मतलब ये आप में होनी चाहिए, आपको कोई नहीं सिखाएगा ये चीजें। बट ये लिंक्डइन का अकाउंट की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर कि बेटा लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, लिंक्डइन पे शिफ्ट हो जाओ, ये जो फालतू जो आप ये जो नग्गा नाच देखते हो ना इंस्टाग्राम पे वो बंद कर दो और लिंक्डइन पे आ जाओ अगर जिंदगी में कुछ करना है तो, वास्तव में, ठीक है। तो ये हो गई, मतलब हम बोल सकते हैं कंप्लीट। और कुछ दिखाना है सर? हाँ, मेल वाला हमने नहीं दिखाया। फर्स्ट शायद, हाँ हाँ, अभी मैं एक बार वो आपको मेल भी दिखा देता हूँ कि क्या मेल करना चाहिए, क्या फॉर्मेट रखना चाहिए, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। मतलब वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या जो है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे जो है सर ने ये देखो, ये मेल है, सर ने किया डियर डॉक्टर पावेल, ये मतलब लिख के जो है कंप्लीट जो है इन्होंने ये लिखा, देखो आप इसको देख सकते हो कंप्लीटली क्या फॉर्मेट है। आप थोड़ा सर पीछे हो जाइए, आप कंप्लीट इसका फॉर्मेट देख सकते हो। ये कंप्लीट इन्होंने अपने जो है मतलब चीज़ें जो है इन्होंने वो लिखी, बहुत प्रेसाइज लिखना है, बहुत प्रेसाइज लिखना है। हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है उसमें आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है, आप कौन है, आपको अपने बारे में बताना है कि आप है कौन, कि उसको एक आइडिया लग जाए। आप उसके बाद में बताइए एकेडमिक जर्नी, आपको सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना है एकेडमिक जर्नी। और एकेडमिक जर्नी में ये नहीं बताना कि मैंने 10th क्लास वहां से की थी, 12th क्लास, नहीं है उसको इंटरेस्ट, नहीं जानना उसको आपने कहाँ से की थी 10th 12th। आप डायरेक्टली बताइए कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। उसके बाद में जो है मास्टर की थीसिस मतलब रिसर्च वर्क के बारे में फिर आप बताइए। फिर आप बताइए आप उनको मेल क्यों कर रहे हैं, आई एम सीकिंग PhD पोजीशन, ये देखो डिमांड भी रख दीजिए। थर्ड पैराग्राफ में जो है सर ने यहाँ पे डिमांड अपनी रख दी। फिर आप बताइए कि आप क्या क्या एनक्लोज कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या क्या एनक्लोज कर रहे हैं। सर ने यहाँ पे देखो इन्होंने अपना CV जो है वो यहाँ पे मेंशन किया था, तो इन्होंने लिख दिया कि मेरा आप CV यहाँ पे देखिए, पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो मेरा रिसर्च वर्क का वो भी इन्होंने अपने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन कर दिया। क्योंकि जितना आप दे सको उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे दीजिए, आप दिखा दीजिए कि आपको कंप्लीटली इंटरेस्टेड हो आप उसमें, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में देखो ये सिग्नेचर, ये भी एक अपने आप में क्या है, ये भी एक मार्क है, ये भी मैटर करता है, ये भी एक अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। क्या सिग्नेचर होना चाहिए, ये देखो क्या मतलब दिख रहा है ना, प्यारा अलग से दिख रहा है, दैट्स ए सिग्नेचर कि ये क्या है, फॉर्मर वीड साइंस रिसर्च स्कॉलर। देखो ये लिखने का तरीका, आप क्या लिखोगे, MSc को क्या लिखना, रिसर्च स्कॉलर हो यार, फॉर्मर वीड साइंस रिसर्च स्कॉलर। ये सब जस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना ही आपको अटेंशन मिलेगा। उसके साथ ही सर ने यहाँ पे जो है तीनों जो फाइल है अपना टेस्ट का वो भी अटैच कर दिया। उसके अलावा ये जो है मतलब ये तीनों तो ये तो मेरे को अटैच करके सर ने जो ये मतलब शेयर किया था, IELTS का स्कोर शेयर कर दिया, प्रेजेंटेशन उन्होंने अपना शेयर कर दिया और अपना CV जो है उन्होंने शेयर कर दिया। सो ये थी बेटा
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानना चाहिए थी। आई थिंक सर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर दिए। हो सकता है कि कुछ ना कुछ फिर भी छूट ही जाता है, आप कितना ही वो कहते हैं ना बनी कुछ, क्या है वो डायलॉग आप बताओ ना सर। अरे कौन सा? वो कुछ ना कुछ जिंदगी में छूट जिंदगी जाए, में वो कुछ- बनी क्या कितना ही हाँ। कुछ कर लो कुछ ना कुछ छूटता ही कुछ है। ना कुछ छूट ही जाता है। तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि यार मैक्सिमम जो भी चीजें हैं, जो सर के जो भी सर ने जो प्रोसेस किया है उसे हम निकलवा के जो है आप तक पहुंचा दे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहा है तो वो आप चीज़ बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और सर के साथ जो है कंप्लीट हम भी चाहते हैं कि यार एक सेमिनार वेबिनार टाइप हो जाए जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम हमेशा जब भी बातचीत करते हैं डायरेक्ट कैमरा में देख के बातचीत करते तो लग रहा है कि कैमरा से ही हम बातचीत कर रहे हैं। कभी हम भी चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे देश के जो युवा साथी हैं उनसे भी हम बातचीत करें 1-to-1। तो सर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जब आप अमेरिका चले जाओ, पहली चीज तो ये रिक्वेस्ट है हमें भूल मत जाना। नहीं बोलेंगे। ठीक है, छोटे मोटे लोगों को आप नहीं नहीं नहीं, ठीक छोटे है। मोटे लोग नहीं, आरआई वाला भी बड़े हो गए अरे हैं। नहीं, ये सिर्फ बच्चों का प्यार है और बच्चों के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमें भूल मत जाना। दूसरी, एक फॉरेन ट्रिप आईआरआई वाला को आपकी तरफ से आप Sponsored by- sponsor करोगे या मैं करूंगा? अभी आप हम कर करोगे। देंगे। ठीक है, कोई नहीं, वो तो करते रहेंगे, कोई भी देख लेंगे वो तो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और भी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि वैलिड क्वेश्चन जो आपका छूट गया, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिप्लाई करे उस क्वेश्चन का जेन्युइनली, जो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह ही जाता है। तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और सर लास्ट में कुछ आप बोलना चाहेंगे, आईआरआई वाला के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? आरआई वाला के लिए आप बोलना अपने चाहेंगे? खास मित्र रोहितास दुधवाल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलना चाहेंगे, रोहितास जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सभी लोगों, जो बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, मैं चाहूँगा उसका जो बात है, उसका जो तरीका है उसको फॉलो करो। और कुछ कनेक्शन तो है ही सर से, कोई दिक्कत अच्छा है तो करो यार, बताना। अच्छा करो, बस जिंदगी में अच्छा करो। हम तो चाहते हैं कि जो हमारा देश का युवा है वो बस किसी भी प्रकार से जो है कुछ ना कुछ बन जाए, कुछ अच्छा कर ले। और जो स्किल्स की हम बात करते हैं हमेशा, स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करो। बीएससी के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए एक सेपरेट हम वीडियो लेके आएंगे कि अगर आपको फॉरेन जाना है तो आपको क्या क्या करना है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर में आपको क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आप कैसी कैसी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट। 3 साल क्या किताब पढ़ के आप उनको चैलेंज कर पाओगे? उनसे सीख के फिर आप कुछ इंप्रूव लाओ। पहले उनसे सीखो और फिर देखो क्या उनकी नीड है, फिर उसके बेसिस पे जो है कुछ रिसर्च करो, कुछ अच्छा करो। ओके, और उम्मीद है आप अच्छा करोगे। उसके अलावा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो उसमें जाइए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है, लिख दो वहाँ पे, दिल आप छोड़ दीजिए। एक सौगता सर के लिए, एक मेरे लिए एक छोटा सा दिल वहाँ पे छोड़ दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि यार जो मेहनत हमने की है सौगता सर को बुलाकर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के लिए, उसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना आपको भी चाहूँगा। धन्यवाद बताना चाहता हूँ। धन्यवाद तो मैं नहीं बोलना चाहता, बस सामने बोल रहा हूँ ऐसे। हमारे खास मित्र है और हम चाहते हैं कि हमारे इसी प्रकार से स्टूडेंट्स की आप मदद करते रहे, हम भी हमारे स्टूडेंट्स की मदद करते रहे। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते रहे। देखते रहिए आईआरआई वाला। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत।